हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। नीट रिवीजन चेकलिस्ट की तीसरी जो हमारी आज वीडियो है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। अभी रिसेंटली जे में भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो नीट वाले तैयार रहना क्योंकि जे के क्वेश्चन कॉपी हो रहे हैं। तो टॉपिक क्या कह रहा है देखिए, पहले तो स्टेटमेंट आपको जाननी होगी, एसर्शन रीजन में भी आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली फिजिकल क्वांटिटी, या आप बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल वो कह रहा है ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड होने का मतलब ये है कि उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। कैन बी एडेड, आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा वेलोसिटी वेलोसिटी के बराबर होती है। आप कहेंगे सर कैसे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, आप देखिए ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। अब देखिए इसीलिए यहाँ पर ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड लिखा है। काइंड का मतलब ये वेलोसिटी नहीं है बच्चों, ये ए इंटू टी है, इनडायरेक्टली वेलोसिटी ही है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा टर्म वेलोसिटी की डायमेंशन रखता है, तो हमारे हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। आप कोई भी इक्वेशन देख लीजिए फिजिक्स में, वो डायमेंशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, उसको आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने सब्ट्रैक्ट का भी पढ़ा होगा, वी स्क्वायर इक्वल माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर आप देखिए, आप इन दोनों को तभी माइनस कर पा रहे हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम है। अगर डायमेंशन सेम नहीं होती तो नहीं कर पाते। और ये इसके इक्वल तभी है जब इस पूरे टर्म की डायमेंशन वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। पहली बात तो ये है। सेकंड, अब इसी के लिए हम क्या करते हैं, इससे कंसिस्टेंसी चेक करते हैं किसी भी इक्वेशन की। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूँ, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि भैया ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो कैसे सही हो सकता है? इसको भी स्क्वायर होना पड़ेगा और इसको भी फिर आपका स्क्वायर होना पड़ेगा। समझ रहे? तो सबकी डायमेंशन सेम होने के लिए हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और इसी का हम फायदा उठाते हैं किसी भी क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, ठीक। आगे क्या करें देखिए, करें कि और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, कोई भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, नीड नॉट एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। जैसे आप कहेंगे सर ये इसका एग्जांपल दीजिए। जैसे आप इक्वेशन लिखिए एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसकी एल हो गई, इसकी देखेंगे तो एल टी माइनस वन और टी, इसकी भी एल हो गई, इसकी एल टी माइनस टू और टी टू से एल हो गई, तो तीनों की डायमेंशन सेम है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आपकी करेक्ट है। कोई भी डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट आपकी करेक्ट इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन कोई बात नहीं करता, उसी की वजह से गलत होगी, ठीक है। लेकिन एक बात आप ये ध्यान दीजिए, कोई भी डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन अगर होगी, ठीक है, अगर वो डायमेंशन को फॉलो ही नहीं करती होगी तो हमेशा रॉन्ग होगी। इसलिए लिखा है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। हो सकता है वो करेक्ट हो सकता है वो नहीं हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, टाइम पीरियड इक्वल टू, आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम का कितना होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, ये होता है। अगर मैं इससे 2 पाई हटा दूं तब भी तो डायमेंशन इसको सही बताएगा ना, लेकिन एक्चुअल में सही नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट की बात नहीं करता, वो ये नहीं बताता कि कांस्टेंट के पास डायमेंशन क्यों नहीं होती है, बस वो कह देता है कि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है। तो आपने दिमाग में रखना है, कोई भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं है कि करेक्ट होगी, लेकिन अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, वो 100% रॉन्ग होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम ए। अब आप देखेंगे ये फोर्स की डायमेंशन रखता है, ये एनर्जी की रखता है, तो ये कभी सही हो ही नहीं सकता। क्यों? ये डायमेंशन ही फॉलो नहीं कर रहा। इक्वेशन डायमेंशन फॉलो कर रही है, उसके बाद भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो सही है या गलत है। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, डिपेंड करता है कांस्टेंट आता है या नहीं। लेकिन अगर वो इनकरेक्ट हो गई पहले, तो 100% फिर गलत हो गई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। कई बार हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं, और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज करेक्ट या इज कंसिस्टेंट बट, और बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, ठीक है। एनी डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एनी करेक्ट इक्वेशन।
अगर कोई डायमेंशन की इनकरेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, अगर वो डायमेंशन को फॉलो नहीं कर रही है तो वो गलत इक्वेशन है, ठीक है। अगर कोई डायमेंशन को फॉलो कर रही है, हो सकता है वो करेक्ट इक्वेशन भी है, डिपेंड करता है कांस्टेंट है या नहीं है। आप देखिए इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये तो आपकी थ्योरी थी। अच्छा, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आप एनसीईआरटी, आपके पास एग्जाम्पलर बुक है तो आप क्वेश्चन 14 उसमें निकालिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन 14 इक्वेशन। इसमें आपसे कह रहे हैं कि पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी। और इन्होंने कॉम्बिनेशन क्या दिया है, देखिए यहीं से देख लीजिए। पी माइनस क्यू अपॉन आर, पी क्यू माइनस आर, पी क्यू बाई आर, पी आर माइनस क्यू आर, और आर प्लस क्यू ओवर पी। देखो इनके डिफरेंट डायमेंशन है, तो अभी अभी हमने पढ़ा डिफरेंट डायमेंशन है तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कोई कौन सी मीनिंगफुल नहीं है, तो देखिए पहला तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हमने डायरेक्ट क्वांटिटी को माइनस कर दिया है। तो पहली हमारी मीनिंगफुल नहीं है, और ई वाला भी आपका मीनिंगफुल नहीं है। ये मीनिंगफुल हो सकता है, क्यों हो सकता है? पी और क्यू की डायमेंशन इनटू करने के बाद सेम आ जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने इसमें 80 लिख दिया, इसके u इक्वल टू क्या लिख दिया, u इक्वल टू 80 लिख दिया। अब आप कहेंगे सर ये गलत है। गलत नहीं है ना, देखिए ये LT-1 है और ये भी LT-1 है, तो इनटू करके हो सकता है डायमेंशन एडजस्ट हो गई है। तो इसलिए हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं, जैसे हमने u लिखा u माइनस ए लिख दिया, ये तो गलत, ये इनकरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर ए और ई इसका इनकरेक्ट है। ये देखो इंटू किया है फिर माइनस किया है, तो चल सकता है। इंटू करके माइनस करा है, ये इंटू करके डिवाइड किया है, चल सकता है। इंटू करके डिवाइड माइनस किया है, चल सकता है। तो अगर कभी भी डिफरेंट क्वांटिटी है, या आप बोल सकते हैं ऐसी दो क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन ही अलग है, तो आप उसको डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे तो गलत होगा, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल। देखिए पहला क्वेश्चन आप ही के एम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको एक रिलेशन दिया है पी इक्वल टू, पी आपका प्रेशर है यहाँ पे। आपका क्वेश्चन है P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही लगेगी यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन लिखी है तो वही लगाना है, और आपको इसकी डायमेंशन चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये हो गया कि हम इन दो टर्म को तभी ऐड कर पाएंगे, अगर आप देखें हम इन दोनों को तभी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे जब हमारा क्या होगा, जब हमारा ये दोनों फॉलो कर रहे होंगे इक्वेशन को। तो जो डायमेंशन बी की होगी वो एक्स स्क्वायर की होगी, दैट मीन्स एल स्क्वायर की होगी। अब ए की निकालनी है, तो ए के लिए हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। हम अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इससे हमें बचना है। इसको इससे कंपेयर कर दो, क्योंकि जो डायमेंशन इसकी होगी वो इसकी भी होगी, वो इसकी भी होगी। तो हमें तो सिर्फ ए चाहिए, क्योंकि बी तो ऑलरेडी निकल गया है। तो पी की डायमेंशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 80 हो जाएगी, ठीक है। तो ए ऊपर ले आए तो एक्स स्क्वायर ओवर पी टी हो गई, एक्स स्क्वायर ओवर पी टी। क्लियर है यहाँ तक? एक्स स्क्वायर ओवर पी टी। अब आप निकाल दीजिए, अब है ही क्या इसमें। तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी एल स्क्वायर, प्रेशर की होती है आपकी ml2T-3, और ये हो जाएगी टी, ठीक है। नहीं, प्रेशर की तो हमारी होती है फोर्स ओवर एरिया, तो ML T-2, और एरिया का L2 तो L-1, और T है टाइम, तो ये हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा M-1, L ऊपर जाएंगे तो L3, और T जो है आपके -1 तो +1। ए आ गया, हमें चाहिए ए बी की, तो आपके पास बी भी है, तो ए में बी का इंटू कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा M-1 L5T आ जाएगा। ऐसे किए जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। आपको बस कंपेयर करना है, देखना है कहाँ से क्या निकल सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वंडरवॉल इक्वेशन भी कहते हैं इसको, गैस की। आपसे हो सकता है ए की पूछ ले, हो सकता है बी की पूछ ले। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेटअप हुए हैं, और जे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए। तो बस ये रिवीजन हो रहा है बच्चों, आपने सब पढ़ा होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो देखिए
अगर हमसे इसमें क्या पूछा जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए और बी, उसको कैसे निकालेंगे देखिए। ये फॉलो करेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो ये ऐड किए जा रहे हैं, इसका मतलब जो डायमेंशन पी की होगी वही डायमेंशन ए ओवर वी स्क्वायर की होगी। मतलब ए की डायमेंशन होगी प्रेशर इंटू वी स्क्वायर। पी यहाँ पर प्रेशर है, वी यहाँ पर वॉल्यूम है, और आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। सेकंड, ये माइनस किए गए हैं, ये तभी माइनस हो सकते हैं जब आपके ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से बी की जो हमारी डायमेंशन वो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी, और वॉल्यूम की होती है L3। वॉल्यूम L3 हो गया। प्रेशर की अभी हमने निकाली थी M L-1 T-2, और वॉल्यूम की हो जाएगी L3 तो L6। तो इसको सॉल्व कर देंगे अगर आप, तो आपका जो ए की डायमेंशन है वो बन जाएगी M L5 T-2। ये बन गया। तो अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनकी डायमेंशन निकालिए, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ML5 T-2। तो हमने पहला तो काम कर लिया कि ए और बी की डायमेंशन निकालनी थी। कई बार ये पूछा जाता है। अच्छा, कई बार अगर इसकी यूनिट पूछ ली जाए तो यूनिट कैसे हो जाएगी देखिए। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, यूनिट अगर निकालनी होगी तो बहुत ईजी है, आपको डायमेंशन तो निकालनी ही पड़ेगी भैया। ML5 T-2। अब इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे किस में, एसआई यूनिट में, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकंड में। सेम अगर बी की निकालोगे तो L3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मीटर क्यूब। कई बार यूनिट भी पूछ ली जाती है, एसआई में पूछ ली जाएंगी, सीजीएस में पूछ ली जाएंगी, लेकिन आपको पहले डायमेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इससे और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है बी स्क्वायर ए की डायमेंशन निकालिए, ठीक है। तो आपको अब सॉल्व नहीं करना है, टाइम बचाना है ना। तो देखिए ए की क्या आई, ए की डायमेंशन आपकी आ गई पी वी। बी की क्या आई, वी। तो अगर बी स्क्वायर बाई ए कर दोगे तो मतलब वॉल्यूम स्क्वायर बाई पी वी हो जाएगा, ठीक है। अगर बी स्क्वायर या बी बाई ए कर लें पहले, चलो बी बाई ए कर लेते हैं पहले, स्क्वायर बाद में करेंगे। बी बाई ए करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 बाई प्रेशर, और इसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर। या आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है टर्म, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर ए तो रेयरली पूछते हैं, ए स्क्वायर भी पूछते हैं। अगर आपसे हमने बी स्क्वायर बाई ए निकाल लिया, ए और बी की यूनिट निकाल ली, डायमेंशन निकाल ली, कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप निकाल ही लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए स्क्वायर बाई बी की निकालिए, ए स्क्वायर बाई बी की निकालिए, तो आप ए स्क्वायर बाई जैसे ही बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी वी, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ओवर वी, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बी स्क्वायर इंटू या बी स्क्वायर बाई ए निकाल लीजिए, तो आप बी की रख दीजिए, बी क्या है बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है पी वी। एक बी से एक बी कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, वी बाई पी। अब ऐसे आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल हैं जो मैंने लिख दिए हैं ऑलरेडी, टाइम बचेगा इससे और कुछ नहीं। आप अगर क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो आपका सब पढ़ा है पहले से ही, या नहीं भी पढ़ा है तो आप रिवीजन कर रहे हैं फटाफट, ठीक है ना। तो पहला है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल दे दूँ मैं आपको, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट। अगर मैंने कह दिया 1.245 तो इसका मतलब 4 सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा 1 2 3 तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट, ठीक, और इसमें 4 हो गए। जितने भी नंबर हैं चाहे डेसिमल हो ना हो, नॉन जीरो हैं तो सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल है जीरोज बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर जैसे कोई 2001 लिखा है, मतलब दो नॉन जीरो के बीच में 2 जीरो हैं, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे डेसिमल हो या ना हो। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले वाले में अगर आप देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, अगले वाले में हमारे हो गए 1 2 3 4 5। थर्ड वाला रूल जो है आपका वो इम्पोर्टेंट है।
ऑल जीरो टू राइट ऑफ नंबर। देखिए अगर नंबर ऐसे है तो जो जीरो राइट ऑफ तो ये है तो इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही नंबर ऐसे होता तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? और एग्जांपल देखें, जैसे जैसे मैंने कहा 24600, तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन मैंने कह दिया 24.00, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। आगे चलते हैं फोर्थ रूल में, ऑल जीरो टू लेफ्ट ऑफ नंबर। अच्छा, लेफ्ट ऑफ नंबर में आप दो चीज़ हो सकते हैं क्या, या तो नंबर में डेसिमल हो, ऐसे तो कोई लगा के देगा नहीं, समझ रहे हैं। इसको मैं एक नंबर ही बना दूँ, 1 2 ऐसे करके कोई नहीं देगा आपको, तो होगा तो डेसिमल ही होगा। तो लेफ्ट वाले जीरो कोई भी केस में सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मत कहना है कि सर ये भी तो लेफ्ट में है, नहीं, इसके आगे तो नंबर है ना। आप ये भी कह सकते हैं जो ऑल जीरो टू लेफ्ट ऑफ नंबर है इसमें नंबर 1 से छोटा होगा, खत्म कहानी, ठीक है। 1 से छोटा होगा तभी ये रूल लगेगा। अच्छा, ये वाला आ जाएगा तो इसमें हमारा ये रूल और ये रूल दो मिक्स हो गए, ठीक। तो यहाँ पे 2 हो गए, अब ये 2 ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 हो गए। इन साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी साइंटिफिक नोटेशन में आप नंबर लिखते हैं जो 10 की पावर b है, इसको देखना ही नहीं है। जैसे 2.3 इंटू 10 की पावर 10 लिखा है तो मतलब 2 सिग्निफिकेंट। और इसमें जो रूल देखने हैं वो आपको पता ही है। जैसे मैंने लिख दिया 2001, ठीक है। मैंने नंबर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ 2.001 इंटू 10 की पावर 6, तो इसको देखना है आपको। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। अगर मैंने लिख दिया 0.001 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। वैसे तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे लिख के दे दें तो इसमें सिर्फ 1 होगा। आगे, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंट डिफरेंट अगर आप सिस्टम यूज करेंगे तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर उस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कहेंगे सर एग्जांपल दीजिए। देखिए मैंने लिखा 16.4 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने हैं भैया, 3 है। अब इसको मैं मीटर में बदल देता हूँ, तो मीटर में कितना हो जाएगा ये 1.64, तो इसमें भी कितने हैं, 3 है। अगर मैं इसको किलोमीटर में बदल दूँ तो फिर हमको 1000 से इसको करना पड़ेगा, 164 किलोमीटर। तो आप देखिए 3 अलग अलग सिस्टम में भी सेम सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल हैं। अब इस पर आप क्वेश्चन खुद लगाइए एग्जाम्पल पे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। दो बातें और हैं, जैसे हम किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, दूसरा इसमें ऐड कर दिया, मान लो 4 पॉइंट, चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये रूल प्लस और माइनस पे लगेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहेगा ये 2.5347 लगभग, ठीक। अब इसमें क्या करना है, ये तो सभी को आता होगा, नहीं आता है तो अपने भाइयों बहनों से सीख लो एक बार, इंटू इंटू आना चाहिए। अब इसमें देखिए डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5, तो आपको लिस्ट रखना है डेसिमल के बाद। तो कितने रखेंगे, 3, तो 1 2 3, तो मतलब इसका आंसर होगा 2.535। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको डेसिमल के बाद देखना है, और आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जो मिनिमम है। और इंटू में ऐसा नहीं होता, इंटू में पूरे नंबर में देखते हैं। जैसा आपका कोई नंबर है, मान लो 75.5, ठीक है, इसको इंटू करना है, मान लीजिए 125.2, और 3 ले लिए मैंने, चलो ये करना है, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये 3 नंबर ले लिए मैंने, इंटू और डिवीजन में एक ही रूल होता है। चलो मैं इसको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 4820.826। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो ये देखना है कि किस नंबर में लिस्ट है। इसमें कितने भैया, 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें सिर्फ 2, तो आंसर सिर्फ 2 डिजिट में होना चाहिए। तो 2 डिजिट में आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 48। समझ रहे हैं? अगर प्लस और माइनस है तो आपको क्या करना है, आपको नंबर में देखना है डेसिमल के बाद, और आंसर में भी डेसिमल के बाद ही उतने मिनिमम रखने, ठीक।
अगर इनटू और डिवीजन है, आपको पूरे नंबर में रखना है, पूरे नंबर में देखना है, जिसमें भी लिस्ट आएंगे आंसर में उतने ही रखने, मतलब इनटू और डिवीजन में पूरे नंबर में, प्लस और माइनस में डेसिमल की बात। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ डेसिमल नंबर का, आप देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से कितनी जल्दी आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है। आपको इसका सम करना है। आप देखिए, ऐड करने से पहले आप ये देखिए, इस नंबर में लीस्ट कितने हैं, 2, इसमें 1, इसमें 3। तो लीस्ट किसमें है डेसिमल के बाद, 2। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 होनी चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 है। ये हो सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, लिस्ट तो 1 है ना, ये भी नहीं हो सकता। तो या तो ये हो सकता है भैया डेसिमल के बाद, या ये हो सकता है। कैसे कह रहे हैं सर, आप तो कह रहे थे एक ही होगा। हो सकता है एग्जामिनर ने उसको राउंड ऑफ करके दिया हो। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आपको फिर ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता, तब भी आपको ऐड करना पड़ता, ठीक है। अगर अब इसमें आप अगर इसको ऐड करेंगे, इस पूरे को ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आ रहा है ऐड करके 663.821। ये आंसर करेक्ट आ रहा है एकदम से। और ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रिस्पेक्ट में आंसर देना है, नहीं तो ये भी सही था। तो आप देखिए, ये 8 है ना, आंसर तो इतना ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर दोनों आंसर आपके ऑप्शन में है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर दोनों नहीं होते, मान लीजिए 664 नहीं होता, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करते। तो जब भी सिग्निफिकेंट के क्वेश्चन आएंगे, पहले आप डेसिमल चेक कर लीजिए, सिग्निफिकेंट चेक कर लीजिए, उसके बाद अगर कन्फ्यूजन है तब आप उसको ऐड करिए। जैसे यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन था, क्यों? क्योंकि बहुत करीब है ना आंसर, तो हो सकता है राउंड ऑफ कर दिया हो। और वाकई में आंसर ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों आंसर सही है। लेकिन करेक्ट आंसर ये सही है, क्योंकि राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट ये दोनों सिग्निफिकेंट के अंडर में है, और ये सिग्निफिकेंट और राउंड ऑफ भी किया है। और आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो आप राउंड ऑफ के रूल लिखिएगा कमेंट में। और ये आज की वीडियो इतनी होगी बच्चों, आगे हम आप डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर या अगले कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है इन वीडियो से तो आप कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।